क्या 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को रोकना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्रचार तंत्र है, मशीनरी, वो राहुल गांधी को बर्बाद कर देना चाहता है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इस बात पर गौर कीजिएगा। इस तारीख पर गौर कीजिए, 16 दिसंबर को राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एक अदालत में, एक एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होना है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि 2018 में बेंगलुरु में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह के बारे में एक बयान दिया था। अब उस बयान पर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता विजय मिश्रा है जिसने उनके खिलाफ केस दर्ज किया। अब एमपी एमएलए कोर्ट के जो जज हैं योगेंद्र यादव, उन्होंने राहुल गांधी को हाजिरी का फरमान सुनाया है 16 दिसंबर। इस तारीख को याद कीजिए। मैंने क्यों कार्यक्रम की शुरुआत में कहा दोस्तों कि क्या भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर राहुल गांधी को रोकना चाहती है? याद कीजिए, राहुल गांधी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी पर बयान देते हैं। नतीजा, उनके खिलाफ मानहानि का केस जो है वो सक्रिय हो जाता है। गुजरात की 2 अदालतें उन्हें अधिकतम सजा सुनाती हैं। नतीजा, राहुल गांधी की सांसदी बर्खास्त हो जाती है। उन्हें उनके घर से भी निकाल दिया जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट को हैरत होती है कि आखिर इन जजेस ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों सुनाई। मकसद साफ था, राहुल गांधी पर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं ताकि वो 6 साल तक चुनाव न लड़ पाएं। अब मामला 2018 का। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 2018 यानी कि आज से 5 साल पहले, 2024 का चुनाव आते ही 6 साल गुजर जाएंगे। 6 साल पहले राहुल गांधी ने अमित शाह के बारे में क्या कहा, उसको लेकर अब जाकर उत्तर प्रदेश की एक एमपी एमएलए कोर्ट जो है वो फरमान जारी कर रही है 16 दिसंबर को हाजिर होने का। हम सब जानते हैं निचली अदालतों को लेकर इससे पहले गुजरात में क्या हुआ था। और इत्तेफाकन मैं स्पष्ट कर दूं, जो मैं बोलने वाला हूं उसका रिश्ता फैसले से नहीं है, जो फैसला उन 2 जजेस ने सुनाया। इनमें से एक जज माया कोडनानी के वकील थे और दूसरे जज अमित शाह के वकील थे प्रजापति मामले में। अब एक बार फिर एक जज ने उन्हें फरमान सुनाया है कि आप हाजिर होइए, और यह फरमान 16 दिसंबर को है दोस्तों। बड़ा सवाल यह कि क्या अब राहुल गांधी की उल्टी गिनती एक बार फिर शुरू हो गई है, और इस उल्टी गिनती के तहत क्या एक बार फिर उनकी सांसदी जा सकती है? आपको एक बात समझना पड़ेगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से, प्रचार तंत्र से किसी को बदनाम करती है या फिर जांच एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। और आपके सामने ढेरों मिसाल हैं। सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, इससे पहले अनिल देशमुख, नवाब मलिक, ये तमाम लोगों को जेल भेजा गया। इनमें से कुछ बेल पर रिहा हो गए। मनीष सिसोदिया जैसे नेता हैं जिनके बारे खुद सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कोई सबूत नहीं है। जांच एजेंसीज का केस 2 मिनट अदालत में नहीं टिकेगा, ऐसा मैंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और नतीजा यह कि मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलती। इसीलिए व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो व्यवस्था मीडिया की हो, चाहे वो व्यवस्था चुनाव आयोग की हो, चाहे वो व्यवस्था सम्मानित न्यायपालिका की हो। और आपको यह समझना पड़ेगा दोस्तों कि राहुल गांधी पर निशाना क्यों साधा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी पीछे नहीं हट रहे। भारतीय राजनीति में आज की तारीख में गिने चुने राजनेता हैं जो सीधी टक्कर न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ले रहे हैं बल्कि आरएसएस से ले रहे हैं। राहुल गांधी ऐसे एकमात्र राजनेता हैं। उन्होंने कल ही अपनी सभा में क्या क्या नहीं कहा वो मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों। मगर आप में से कई लोग इस वक्त कहेंगे कि क्या मैं राहुल गांधी का समर्थन कर रहा हूं? नहीं दोस्तों, मैं राहुल गांधी का समर्थन नहीं करता हूं। मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं जिस सिस्टम में झूठे प्रचार के जरिए, जांच एजेंसीज के जरिए एक व्यक्ति पर निशाना साधा जाए। अगर आपको एक व्यक्ति से बहस करनी है तो मुद्दों और तर्कों पर कीजिए।
और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद इस सिस्टम का सामना किया। याद कीजिए, मेरे और मेरे परिवार पर 14 करोड़ की टैक्स चोरी का केस किया गया था। आप में से कई लोगों ने मेरे खिलाफ झूठा प्रचार और गंदा प्रचार चलाया था। न सिर्फ मुझ पर निशाना साधा था, मेरे परिवार को भी नहीं बख्शा था। नतीजा क्या हुआ दोस्तों? मैं और मेरा परिवार वो केस अदालत में जीत गए। ईडी ने भी मुझसे पूछताछ की थी और पूछताछ के अंत में जांच अधिकारी कहते हैं, अरे शर्मा जी, हमने तो ये उम्मीद की थी कि आपके बही खातों में, आपके बैंक अकाउंट्स में कुबेर का खजाना निकलेगा, आपने तो बहुत मायूस किया। आप भी जानते हैं दोस्तों किस तरह से एंटी टेरर सेल मेरे घर घुस गई थी और उसका जवाब मैंने इसी मंच पर दिया था। कोई चाइनीज लिंक नहीं है, कोई चाइनीज पैसा नहीं है। साबित करो कि मैं चाइनीज प्रोपेगेंडा को अपने मंच पर चला रहा था। इसीलिए मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं जो राहुल गांधी, मनीष सिसोदिया जैसे राजनेताओं पर निशाना साधता है, तेजस्वी यादव जैसे राजनेताओं पर निशाना साधता है। और मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि राहुल गांधी अब भी आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ असहज करने वाले सवाल उठा रहे हैं। मसलन उनका यह बयान देखिए, जिसमें वो प्रधानमंत्री को नफरत का प्रतीक मानते हैं। वो कहते हैं, मैं नरेंद्र मोदी जी के दिल में जो नफरत है उससे लड़ता हूं। यह विचारधारा की लड़ाई है जिससे मेरा परिवार वर्षों से लड़ रहा है। मुझ पर 24 केस हैं, लेकिन ओवैसी पर एक भी केस नहीं, क्योंकि वो तेलंगाना में थे तो उन्होंने न सिर्फ नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी पर भी हमला किया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी से लड़ता हूं, उनके दिल में जो नफरत है उससे लड़ता हूं, उनके क्रोध से लड़ता हूं। मेरे ऊपर 24 केस हैं, ठीक है, 24। कभी मुझे कोर्ट यहां बुलाता है, कभी वहां बुलाता है, कभी यहां ले जाते हैं। डिफेमेशन के लिए 2 साल की सजा मुझे मिली, ठीक है। उसके बाद मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। यह सब आप जानते हो ना। उसके बाद मेरा जो सरकारी घर था वो उठा के ले गए। मेरा जवाब भी आप जानते हो, मुझे आपका घर नहीं चाहिए, ले जाओ उठा के अपना घर, मुझे नहीं चाहिए ये घर। मेरा घर उस इमारत में थोड़ी है, मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों के दिल में है। मुझे तुम्हारे घर की क्या जरूरत? तो ये मैंने बोला। और ये लड़ाई जो है विचारधारा की है, मैं उनसे कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठ सकता। ना नरेंद्र मोदी मुझसे कॉम्प्रोमाइज करेगा, ना मैं उससे कॉम्प्रोमाइज करूंगा। विचारधारा की लड़ाई है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे ऊपर 24 केस, ओवैसी जी के ऊपर कितने केस? एक भी केस नहीं। मेरे ऊपर ईडी, सीबीआई, जो भी एजेंसी है वो 24 घंटा मेरा पीछा करते रहती है। ओवैसी जी के पीछे कौन सी एजेंसी है? ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स। खुला रास्ता दे रखा है नरेंद्र मोदी जी ने। राहुल गांधी यहां नहीं रुकते दोस्तों, वो अपनी मोहब्बत की दुकान वाले फलसफे का इस्तेमाल करते हैं बीजेपी की कमजोर रग पर हमला करने के लिए, उसकी राजनीति के मर्म पर हमला करने के लिए। राहुल गांधी, यह देश नफरत का नहीं बल्कि मोहब्बत का देश है। इसीलिए यात्रा में हमने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। राहुल गांधी, राजनीति में भारत जोड़ो यात्रा से पहले मोहब्बत शब्द का प्रयोग कोई नहीं करता था। सही बात है ना? तो भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य यही था, ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। और नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, कट्टरपंथियों ने पूरे देश में नफरत फैला दी। तो सबसे पहले बात समझने की यह है
कि सबसे पहली लड़ाई नफरत के साथ लड़ाई है। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सुंदर नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और भारत जोड़ो यात्रा ने हिंदुस्तान की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। और पहली बार, जो पहले गांधी जी के समय मोहब्बत एक राजनीतिक शब्द हुआ करता था, उसको फिर से सही जगह दी, राजनीति में मोहब्बत को हम आगे लाए। और वो अमित शाह को भी नहीं भूलते। जी हां, इत्तेफाकन अमित शाह के नाम पर ही यह नया मुकदमा किया गया है, जिसके अंतर्गत राहुल गांधी को 16 दिसंबर को हाजिर होना है। उन्होंने अमित शाह पर भी करारा तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने यह दावा किया कि तेलंगाना में ओबीसी का मुख्यमंत्री होगा, तो करारा तंज कहते हैं कि पहले 2% वोट तो हासिल करो। राहुल गांधी, इनको यहां से हटाना है। पहले बीजेपी आई थी, आपने देखा होगा, तेलंगाना में छाती फैला के घूम रहे थे, देखा होगा। अमित शाह कह रहे हैं कि हम तेलंगाना को ओबीसी चीफ मिनिस्टर देंगे। अरे भैया, पहले 2% वोट लेके दिखा दो, फिर देखेंगे। तो हमने इनकी गैस निकाल दी, हवा में हवा निकाल दी पूरी, चारों टायर इनके पंचर कर दिए, फाड़ के फेंक दिए। अब लड़ाई बीआरएस के साथ है। अब पूरी मदद बीआरएस की एमआईएम और बीजेपी कर रही है। वो अपनी चुनावी सभाओं में न सिर्फ केसीआर बल्कि मोदी और इन दोनों को एक मंच पर रखकर हमला बोल रहे हैं, और यहां पर भी वो मोहब्बत की दुकान का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। मेरे 2 लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, जो मैंने आपको पहले कह दिया, मोहब्बत का देश है, देश में नफरत को मिटाने का मेरा पहला लक्ष्य। अब वो काम पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा। उसके बिना यह काम नहीं किया जा सकता। और अगर हमें नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना है, तो तेलंगाना में केसीआर को पहले हराना होगा। भाइयों और बहनों, ये एक ही टीम है, ये 2-3 टीम नहीं है। यहां पे बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं। मुझे बता दो, आपके चीफ मिनिस्टर पे कौन से केस हैं? सीबीआई है उनके पीछे, ईडी उनके पीछे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे नहीं। सबसे भ्रष्ट सरकार चलाते हैं, मगर ना एमआईएम के पीछे, ना चीफ मिनिस्टर के पीछे कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं। 24 घंटा बीआरएस के लोग नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं। जीएसटी में मदद की, नोटबंदी में मदद की, किसान बिल में मदद की, जमीन अधिग्रहण बिल में मदद की। ड्रामा चल रहा है। बीजेपी उनकी यहां मदद करती है, ये उनकी वहां मदद करते हैं, और एमआईएम जहां भी बीजेपी उनकी मदद करती है। इसीलिए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है, और उसके बाद तेलंगाना के बाद दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराना है। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, राहुल गांधी कुछ अहम सवाल उठा रहे हैं, कुछ असहज करने वाले सवाल उठा रहे हैं, और उनका हमला जो है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं, उनका हमला आरएसएस पर है। जिन 24 केसेस का जिक्र राहुल गांधी करते हैं, उनमें आरएसएस से जुड़े लोगों ने भी उन पर केस किया है, कई अदालतों में केस किया गया है। मकसद साफ है कि किसी न किसी तरीके से राहुल गांधी को रोका जाए 2024 के लोकसभा चुनावों से। मगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी गलती कर रही है,
क्योंकि आम जनता देख रही है कि किस तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल करके व्यवस्था को पलटकर भाजपा अपना काम करवा रही है। अब वो दिन गुजर गए जब प्रधानमंत्री कहते थे कि भाई मेरे बारे में आप शब्द कहे जा रहे हैं और देश की जनता उसके इमोशनल बहाव में आ जाती थी। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की कोई आलोचना कर भी रहा है तो उसका खमियाजा लोग भुगतते हैं। याद कीजिए पवन खेरा का वो बयान। उस बयान का परिणाम यह था कि वो प्लेन चढ़ने वाले थे और याद कीजिए किस तरह से एयरपोर्ट में पुलिस पहुंच गई थी। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां पिछले 2-2, 3-3, 4-4 सालों से लोग जेलों में सड़ रहे हैं। उन पर क्या केस है कोई नहीं जानता। आज तक पुलिस ने चार्जशीट नहीं पेश की दोस्तों, मगर वो लोग जेल में सड़ रहे हैं। इनमें पत्रकार हैं, राजनीतिक एक्टिविस्ट्स हैं। इन तमाम लोगों को बंद किया गया है। इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते थे या उनके आलोचक थे। देश की जनता यह देख रही है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे 2-2 किलो गालियां रोज पड़ती हैं, तो अब यह बात हजम नहीं हो रही। आपको प्रधानमंत्री जी विक्टिम कार्ड खेलने का हक तब है जब आप आलोचना का सामना करने जाने, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें जो आपने आज तक नहीं किया, जब आप अभिसार शर्मा के सामने बैठें और मेरे सवालों का सामना करें, तब आपको यह कहने का अधिकार हो सकता है कि लोग मुझे गालियां देते हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री आपको कोई गाली नहीं देता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर राहुल गांधी पर केस हो सकता है यह कहने के लिए कि अमित शाह जो हैं वो एक हत्या के मामले में आरोपी हैं और अगर उनको अदालत बुला सकती है 16 दिसंबर को, तो क्या हम भूल गए अमित शाह ने क्या कहा था विपक्ष के बारे में? याद कीजिए 2016 का उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव। अमित शाह ने भरे मंच से कहा था और आतंकवादी कसाब की तुलना बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से कर डाली थी। अमित शाह ने कहा था क से कांग्रेस, स से समाजवादी पार्टी, ब से बसपा, यानी कसाब। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अमित शाह ने यह तक कहा था कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। यानी कि एक डेमोग्राफी को मिस रिप्रेजेंट करना। ऐसे ढेरों बयान मैं आपको दिखला सकता हूं माननीय गृह मंत्री के, मगर मजाल है उन पर कोई कार्रवाई हो। उन्हें इस बात का श्रेय भी दिया जाता है कि वो भड़काऊ बयान देते हैं, मगर मजाल है उन पर कोई कार्रवाई हो। कार्रवाई होती है तो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे। ये इस देश की हकीकत है। इसीलिए जब विपक्ष पर हमला होता है तो मैं उनकी आवाज बुलंद करता हूं। भाजपा को विक्टिम कार्ड खेलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो कभी भी विक्टिम नहीं रहे हैं पिछले 10 सालों में। वो विक्टिम्स नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का इस्तेमाल किया है अपने आलोचकों पर निशाना साधने के लिए, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो नेता हों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।